देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जयपुर में 9 लोगों को रौंदने वाला आरोपी उस्मान कांग्रेस का नेता है। हिट एंड रन केस को लेकर जयपुर के लोगों में भारी गुस्सा है। जयपुर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से निकाल दिया है। इस बीच बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग की है। जयपुर में हिट एंड रन पर आक्रोश। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उसके। कैसी कठोर कार्रवाई हो? कठोर कार्रवाई का मतलब है कि हम तो चाहते हैं कि उसको भी मृत्युदंड दिया जाए। उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है, उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा। आरोपी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। जो आरोपी था उस्मान, उसको हमने अरेस्ट किया है। जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा। हंगामा, विरोध प्रदर्शन और बवाल, ये तस्वीरें जयपुर में हिट एंड रन के बाद भड़के लोगों के गुस्से की है। बीती रात तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 10-12 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त उबाल है। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज लोगों ने छोटी चौपड़ पर जाम लगा दिया। शहर के कई रास्ते और बाजार बंद करवा दिए गए। आप देखिए कि इस रास्ते को बताने की कोशिश करता हूं। आप देखिए कि एक तरफ ये प्रदर्शनकारी हैं जो बाजार बंद करा रहे हैं। आप देखिए कि अंदर दुकानों के अंदर, मार्केट के अंदर प्रदर्शनकारी घुस कूद चुके हैं और सभी बाजार को बंद कराया जा रहा है। छोटी चौपड़ जो एक तरह से जयपुर का हार्ट है, जिससे तमाम बाजार कनेक्ट होते हैं, इससे थोड़ी आगे बड़ी चौपड़ है और इससे जाने वाले तमाम रास्ते, चाहे गणगौरी बाजार का रास्ता हो, एक तरफ वो जाता है जहां पर ये घटना हुई थी। आप देखिए कि पीछे की तरफ मनीष बताएंगे आपको कि ये जो रास्ता है, यही वो रास्ता है। यही आरोपी जो है उस्मान, वो कार दौड़ाकर इधर से ही गया था और उसके बाद में उसने आगे जाकर नारगढ़ रोड पर आगे जहां पर कुचल दिया था। अभी आप प्रदर्शनकारियों की भीड़ आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं। लोग आरोपी ड्राइवर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई, वहां के बाजार बंद हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त आरोपी ड्राइवर नशे में चूर था। उसका नाम उस्मान खान है और वो कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था। लेकिन इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे निलंबित कर दिया है। इस बीच बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आरोपी उस्मान खान के लिए फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए और मेरे को पूर्णतः मेरी सरकार पे विश्वास है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, बीजेपी सरकार पे विश्वास है कि जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है, उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा और उसको व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस पूरी घटना को लेकर हैरान करने वाली बात यह भी है कि जयपुर में 12 लोगों को कुचलने वाला उस्मान खान MI रोड से नाहरगढ़ तक 6 ट्रैफिक पॉइंट से गुजरा, लेकिन किसी भी पॉइंट पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। करीब 3 किलोमीटर तक वो लोगों को अपनी कार से कुचलता रहा, लेकिन एक जगह भी उसकी कार रोकी नहीं गई। अगर जयपुर की ट्रैफिक पुलिस इन पॉइंट्स पर एक्टिव होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है, जहां जंगीपुर में वक्फ के खिलाफ रहा विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट भी वहां पर की। पुलिस की गाड़ियों में आग तक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर वक्फ बिल को लेकर देखिए किस तरीके से विरोध लगातार और ज्यादा हिंसक होता चला गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये हिंसक प्रदर्शन की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। आगजनी वहां पर की गई, पथराव वहां पर किया गया,
सब कुछ जलाने का प्रयास वहां पर किया गया और देखिए धधकती हुई ये लपटें आपको दिख रही होंगी। गुस्सा, लोगों के अंदर आक्रोश जो कि हिंसा का रूप जिसने यहां पर ले लिया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उग्र भीड़ ने वहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ की है, कई पुलिस की गाड़ियों को तक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए बंगाल में ये वक्फ बिल को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, वक्फ पर ये पूरा बवाल यहां पर हुआ। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर से ये हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा पुलिस को। हालात वहां पर क्योंकि बिगड़ते हुए लगातार नजर आए, क्योंकि आगजनी तोड़फोड़ की जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे लोगों की ओर से, और ऐसे में गुस्साई भीड़ लगातार हमलावर थी और इस हमले को रोकने के लिए, स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से झड़प करते हुए ये लोग पुलिस के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले को 12 घंटों के भीतर सुलझा लेने का दावा किया है। इस हमले में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हमले में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे गहरी साजिश थी, जिसमें आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क का गठजोड़ सामने आया है। पाकिस्तान से ऑर्डर, पंजाब में अटेम्प्ट टू मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई ने दी सुपारी, एक और वीवीआईपी मर्डर की थी तैयारी। बाबा सिद्दीकी का हत्यारा, रिंदा और हैप्पी का दुलारा। मनोरंजन कालिया का जान का दुश्मन क्यों बना ज़ीशान? रात के सन्नाटे में एक ई रिक्शा जिस घर के सामने से गुजरता है, वो घर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का है। ई रिक्शा को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें बैठकर ग्रेनेड अटैक किया जा सकता है। शायद इसीलिए मनोरंजन कालिया की सुरक्षा में लगे गार्डों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ी देर बाद ई रिक्शा वापस लौटता है और मनोरंजन कालिया के घर में हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए निकल जाता है। पंजाब पुलिस ने मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला करने वाले 2 बदमाशों को 12 घंटे के भीतर धर दबोचा। पुलिस ने वो ई रिक्शा भी बरामद कर लिया है जिससे इस मामले को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस हमले का मास्टरमाइंड ज़ीशान अख्तर और शहजाद भट्टी को बताया। ज़ीशान अख्तर वही वांटेड अपराधी है जिस पर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। ज़ीशान अख्तर का पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया से क्या कनेक्शन है, पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमले का मकसद पंजाब में दहशत फैलाना था, क्योंकि देश से बाहर बैठे गैंगस्टर और जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई खौफ के खंभों पर जराइम का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। पुलिस ने बताया कि ग्रेनेड धमाका बहुत जोरदार नहीं था। अगर ताकतवर ग्रेनेड होता तो जिस जगह पर ग्रेनेड फेंका गया वहां कई फीट गहरा गड्ढा बन जाता और बीजेपी नेता का घर खंडर। मनोरंजन कालिया ने भी बताया कि रात के 1 बजे जब उनके घर पर ग्रेनेड हमला हुआ तब वो नींद में थे। उन्हें धमाके की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे बिजली कड़की हो। उन्हें आभास भी नहीं हुआ कि उनके घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। वाइब्रेशंस काफी थी, तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया, मेरा ड्राइवर ने उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो वहाँ उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोरंजन कालिया से फोन पर बात की और पूरे मामले की जानकारी ली।
पंजाब में पिछले 5 महीनों में 16 ग्रेनेड अटैक हुए हैं। इन ग्रेनेड अटैक में पुलिस थानों, कारोबारियों, मंदिरों, पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों और यूट्यूबर्स के साथ नेताओं को निशाना बनाया गया है। बीजेपी नेता के घर हमले के बाद पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब की आप सरकार में मंत्री मोहिंदर भगत का आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई केंद्र सरकार की कृपा से साबरमती जेल में सुरक्षित अपनी गतिविधियां चला रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब के लिए भी आपदा बन गई है। कुछ लोगों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ पंजाब ਨੂੰ डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है पहले भी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसके बाद से जिस प्रकार का अपराधियों और पृथकतावादी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है और अपराध और हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक भी जताया जा रहा है। इसलिए पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुट गई है। और संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पुलिस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। पुलिस थाने पहुंचने से पहले सांसद बर्क ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। बावजूद इसके वो SIT के सामने पेश हो रहे हैं ताकि पुलिस प्रशासन को ये ना लगे कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जो मुझे धारा BNSS के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से SIT ने आज 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें हिंसा से जुड़े कई अहम सवाल किए गए। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में जियाउर रहमान नामजद आरोपी है और आज उनसे SIT ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ की शुरुआत 19 नवंबर को जामा मस्जिद में हुए पहले सर्वे से जुड़ी घटनाओं से हुई। SIT ने पूछा कि जब सर्वे शुरू हुआ तो वो भीड़ के साथ क्यों पहुंचे और किसके कहने पर गए थे। जवाब में जियाउर रहमान ने कहा कि उन्हें सर्वे की जानकारी टीवी चैनलों से मिली थी और वो अपने PA के साथ मौके पर पहुंचे थे। जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया कि भीड़ पहले से वहां पर मौजूद थी और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। 24 नवंबर 2024 को जो कुछ भी संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुआ, उसके वो सभी सवाल यहाँ पर SIT लेकर आई थी और SIT ने उन सभी सवालों का जिक्र सांसद जियाउर रहमान बर्क से किया था, लेकिन कुछ सवालों में वो जवाब देते बचते नजर आए और वो सब सवाल ऐसे थे जिसमें जफर अली जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनसे जुड़े हुए सवाल थे। उसके अलावा उन सवालों का जिक्र भी उन्होंने नहीं किया कि कितनी देर उनकी बातचीत हुई थी और वो बेंगलुरु किस लिए गए थे, ये भी सवाल थे। उसके अलावा ऐसे सवाल थे जो संभल हिंसा के दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए जो थे उनसे जुड़े हुए भी ये सवाल थे और इसीलिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से कुछ रिकवरी डेटा भी मांगा गया है। कुछ डेटा ऐसा मांगा गया है कि वो किन किन व्हाट्सएप ग्रुप में थे उनकी डिटेल मांगी गई है। साथ ही संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से ये पूछा गया था कि 23 नवंबर को रात को सदर जामा मस्जिद जफर अली से उनकी क्या बातचीत हुई थी। SIT ने बर्क से सवाल किया कि हिंसा वाले दिन क्या उन्होंने भाषण देकर भीड़ को उकसाया था, जिस पर बर्क ने कहा कि उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था, केवल मीडिया से बातचीत की थी। SIT ने बर्क से 23 नवंबर की रात 10 बजे जामा मस्जिद के सदर जफर अली से हुई बातचीत के बारे में भी पूछा, जिस पर पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं। हालांकि जब व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट दिखाए गए तो उन्होंने कहा कि जफर अली ने उन्हें बताया था कि सुबह सर्वे होने वाला है, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो बाहर हैं और सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से होने दिया जाए। SIT ने पूछा कि 24 नवंबर को वो कहां थे। जवाब में बर्क ने कहा कि वो बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा BNSS के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं
उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। बड़ी बात यह है कि संभल हिंसा मामले में पुलिस जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जफर अली के साथ साथ जियाउर रहमान बर्क पर भी हिंसा भड़काने का आरोप है। संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज और 80 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से किसी भी आरोपी को अब तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस विधायकों के बीच तीखी झड़प हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों के बीच भी बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर विधानसभा में बहस की मांग पर अड़ गए। हंगामे की वजह से स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर में बवाल। कंप्लीटली हेल्पिंग बीजेपी एंड वर्किंग ऑन देयर एजेंडा। शोर कर रहे हैं, असेंबली का टाइम जाया कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी खामोश है, खुश है, तमाशा देख रही है। एंटी नेशनल, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी बिल है। हम चाहते हैं बहस हो, बीजेपी के जो झूठ है वो एक्सपोज हो जाए। विधानसभा में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा। ये हम मानते हैं कि जे.एंड.के वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये एंटी मुस्लिम है और नहीं होनी चाहिए थी। हम इसके खिलाफ कल भी बोला उन्होंने और इंशाल्लाह आगे भी इस बिल के खिलाफ। मेरा मानना है दे शुड ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस, रिमूव द स्पीकर, गेट अ न्यू स्पीकर हु विल अलाउ डिस्कशन। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा थम नहीं रहा। कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो वहीं पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा जारी है। आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के सदस्यों ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की, जिसकी स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया, तो विवाद और बढ़ गया। हालत ये हो गई कि सदन में विधायकों के बीच इस कानून को लेकर हाथापाई तक बात पहुंच गई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और मंत्री अपने ही बनाए गए स्पीकर पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सजाद लोन ने तो स्पीकर को बदलने की मांग तक कर डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, पर स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। तस्वीरों में सदन के अंदर विधायकों के बीच हुई धक्का मुक्की साफ दिखाई देती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक बेंच पर चढ़कर हाथ में वक्फ कानून के कागज लहराते दिखे। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ ने विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील की, मगर विधायकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 7 अप्रैल को जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद से ये बवाल जारी है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में 2 टीएमसी नेताओं के बीच बहस होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में व्हाट्सएप शेयर कर एक दावा किया कि 4 अप्रैल को 2 टीएमसी सांसदों के बीच चुनाव आयोग के मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ। अमित मालवीय ने दोनों नेताओं के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई तू मैं का स्क्रीनशॉट भी साझा किया और दावा किया कि ये व्हाट्सएप ग्रुप टीएमसी सांसदों का है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। अरेस्ट करो।
टीएमसी के 2 सांसदों के बीच ठनी। तुम क्या समझ रहे हैं? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया। कल्याण बनर्जी वर्सेस कीर्ति आजाद। व्हाट्सएप पर फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट। बोलता हूँ अरेस्ट करो। क्या टीएमसी के 2 सांसदों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता अमित मालवीय की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय की ओर से दावा किया गया है कि वीडियो 4 अप्रैल का है, जब टीएमसी के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर एक ज्ञापन देने पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि पार्टी की ओर से जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन न होने की वजह से दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर आपस में भिड़ गए और बीच बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को भी आना पड़ा। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि यह मामला जब ममता बनर्जी तक पहुंचा तो ममता नाराज हुई और उन्होंने दोनों नेता यानी कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद को पद छोड़ने को कहा। बोलता हूँ अरेस्ट करो। छोड़ा बोला अरेस्ट करो। होक ना मीडिया, हमें तो चाहे मीडिया हो। बीजेपी का दावा है कि यह मामला ममता बनर्जी तक पहुंचने के बाद भी शांत नहीं हुआ। टीएमसी के सांसद के व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह मामला तूल पकड़ा।